हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 10 के इकोनॉमिक्स से चैप्टर थर्ड मुद्रा और साख के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखने जा रहे हैं, जो कि प्री बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम देने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हमें अनुच्छेद दिया गया है, जिस अनुच्छेद को पढ़कर हमें जो आगे प्रश्न है आने वाले उनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रक में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका यह हो सकता है कि जो परिसंपत्ति है उसका स्वामी और जो सेवाएं हैं उनकी उपलब्ध कौन कराता है, उसका जिम्मेदार कौन है। पहला गतिविधि को अगर हम क्षेत्र में वर्गीकृत कर सकना चाहें तो उसके लिए ये हो सकता है तरीका, ठीक है। और आगे की सार्वजनिक जो क्षेत्रक है उसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर जो सरकार है उसका स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। और निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों का जो स्वामित्व और सेवाओं का वितरण है उसकी जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है, जहाँ पे निजी क्षेत्रों में, ठीक है। और जो रेलवे या डाकघर होता है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण जैसे कि टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, सॉरी, या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, जैसी कंपनियां जो है निजी स्वामित्व में है, ठीक है। और निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य जो है वो लाभ अर्जित करना होता है। निजी जो क्षेत्र होते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि उनको लाभ कमाना ही उनका उद्देश्य होता है। भले ही कस्टमर को कैसी भी सुविधा हो, पर उनको ज्यादातर क्या होता है, उनका लाभ कमाना उद्देश्य होता है, ठीक है। और ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन व्यक्तियों या कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता। सरकार जो है सेवाओं पर किए गए जितना भी व्यय है उसकी भरपाई करों और अन्य तरीकों से करती है। जो सरकारी सेवाएं होती हैं उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं होता, और भी कई ऐसे उद्देश्य होते हैं, जनता का कल्याण वगैरह करना, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ था। अब हम आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सार्वजनिक यानी जो निजी क्षेत्र है उसमें जो कंपनियां हो उनको वर्गीकृत करने का अधिकार क्या हो सकता है। तो अभी हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा ना, परिसंपत्तियों के आधार पर, है ना। और फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वामित्व के आधार पर जो रेलवे है वो किस प्रकार की इकाई है। तो स्वामित्व पे आधार की बात करें तो रेलवे किस में, सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। और किसी भी एक निजी कंपनी का आप दे सकते हैं, टाटा, रिलायंस, है ना, एग्जाम्पल बताना है हमें। और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है। तो इनके आंसर आप देख लीजिए। आंसर नंबर ए परिसंपत्तियों के आधार पर, और बी सार्वजनिक। और एग्जाम्पल देना है तो आप रिलायंस या किसी और कंपनी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और निजी क्षेत्र की कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, एकमात्र लाभ कमाना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो जमा है उसका बड़ा हिस्सा जो बैंक है वो किस प्रकार इस्तेमाल करती है। आप जो भी पैसा बैंक में इस्तेमाल करते हैं, यानी बैंक में जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं, क्या वो बैंक अपने पास ही रखती है पैसे को बस और कुछ नहीं करती है, वो किस तरह से इस्तेमाल करती है हमें वो बताना है। क्या वो ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए करती है, या कर का भुगतान करने के लिए, या नई शाखा खोलने पर, या ऋण देने के लिए। तो जो बैंक है वो पैसे का इस्तेमाल क्या करती है, ऋण देने के लिए, अन्य लोगों को ऋण देने के लिए। और फिर उससे क्या होता है, वो अन्य लोगों को ऋण देती है और उस पर ब्याज लेती है। तो जो ब्याज आपको बैंक देती है और जो कर्जदार से लेती है, मतलब जिसने बैंक से पैसे लिए हैं, वो ब्याज जो लेती है, तो इन दोनों ब्याजों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वही बैंक के इनकम का जरिया भी बनता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी बाहर से नॉलेज दे दी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऋण देने के लिए, ठीक है। और हमें बताना है कि ऋण जाल से आप क्या समझते हैं, हमें ये बताना है कि ऋण जाल या फिर कर्ज जाल भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से ना जाल होता है, जब आप पैसे तो ले लेते हैं, ठीक है, और फिर किसी ऋण से उस पैसे को नहीं चुका पाते, उस वजह से क्या होता है, उसको चुकाने के लिए आप एक और पैसे लेते हैं कर्ज पे, और फिर उसकी वजह से एक और जाल में फंस जाते हैं। तो इस वजह से आप एक तरह से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जिसको कर्ज जाल कहा जाता है। तो आप समझते क्या है, हमें वो बताना है। ऋण चुकाने में असमर्थ होना, ऋण चुकाने में समर्थ होना, या दोनों सही या दोनों गलत। तो ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाना ही क्या कहलाता है, हमारा ऋण जाल या कर्ज जाल कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो मुद्रा है उसके आविष्कार, जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है तो उससे वस्तु विनिमय जो प्रणाली है का किस कठिनाई का सामना करना पड़ा, या उसका समाधान क्या होता, हमें यहाँ पे बेसिकली ये बताना है कि जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ, ठीक है, तो उससे जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें जो भी कठिनाइयां आती थी उसका समाधान हो गया,
तो उस चीज को हम क्या कहते थे, इसको हम कहते हैं आवश्यकताओं के दोहरा संयोग। तो ये जो चीज थी ना, ये वस्तु विनिमय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी। अगर ये होता तभी वस्तु विनिमय प्रणाली हो सकती थी। परंतु जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, तब से ये जो समस्या है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, उसका समाधान हो गया है। ठीक है। और जो मुद्रा है उसको विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, हमें ये बताना है। क्योंकि यह जो है वो विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। अगर आपको कोई वस्तु लेनी है तो आप उसके बदले पैसे दे दीजिए, और उस व्यक्ति को जो बेच रहा है सामान, उसको अगर कोई और चीज लेना तो वो उसके बदले पैसे दे सकता है। तो एक तरह से बीच का यानी मध्यस्थता का काम करता है जो मुद्रा होता है, इसीलिए इसको विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास एक पैरा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो ऋणों को औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। और उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक जो है वो अपनी जमा का एक न्यूनतम जो नकद है वो हिस्सा अपने पास रखता है, और बाकी क्या करता है, और इस पे क्या करता है ना कि जो आरबीआई है वो नजर भी रखता है कि बैंक वास्तव में नकद जो है वो शेष अपने पास बनाए हुए है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो सारे पैसे कर्ज लोगों को लोन दे रहा है। और जो आरबीआई है इस बात पर भी नजर रखता है कि जो बैंक है वो केवल लाभ अर्जित करने पर लगा हो। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ व्यापारियों को ही कर्ज दिए जा रहा है और जो छोटे किसान या छोटे लोग हैं उनको कर्ज नहीं दे रहा है, इस बात की भी आरबीआई ध्यान देता है। परंतु जो अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं उसमें ऋणदाताओं की गतियों विधि जितनी भी होती है उनको देखरेख करने वाली जो कोई भी संस्था नहीं होती है। ठीक है। तो ये हमारा पैरा था। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो आरबीआई है वो डैश को ऋण देता है। मतलब जो आरबीआई है वो किसको ऋण देता है, छोटे किसानों को, लघु उद्योगों को, छोटे उधार जो उधारकर्ता होते हैं, जो उधार लेते हैं, उन सभी को कौन देता है, जो आरबीआई जो है वो लोन देता है। ठीक है। और और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो कौन सा संगठन है जो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है। मतलब जो औपचारिक स्रोत है जहाँ से ऋण लिए जाते हैं उसका कौन सा संगठन है जो कि उसका पर्यवेक्षण करता है, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है, तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अनौपचारिक क्षेत्र में जो ऋणदाता होते हैं उनकी ऋण गतिविधियों का परीक्षण कौन करता है, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा संगठन नहीं होता अनौपचारिक क्षेत्र में जो इसकी रख रखाव करता है या उसका कार्य पर्यवेक्षण करता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो बैंक है वो अपने पास कितना नगद कोष बनाए रखता है। आपके उस बैंक के पास जितना पैसा होता है उसका कितना परसेंट जो है वो बैंक अपने पास रखता है, तो वो है 15%। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनिमय के लिए कौन सी करेंसी को माना गया है, तो वो है डॉलर। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि विनिमय के रूप में कोई मुद्रा कब मान्य होती है, जब उस देश की सरकार उसे उस कार्य के लिए प्राधिकृत कर देती है। मतलब उस चीज की, उस मुद्रा को जब वहां की सरकार मान्यता प्राप्त करवा देती है, तब जो वो मुद्रा होती है वो मान्य हो जाती है। ठीक है। और अनौपचारिक ऋण किन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, जो अनौपचारिक ऋण होता है, तो हम महाजन, दोस्त, रिश्तेदार, कहीं से भी आप अनौपचारिक ऋण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट की जो अनौपचारिक स्रोत है उससे प्राप्त जो ऋण है वो अधिक महंगा क्यों होता है, क्योंकि जो ऋण का प्राप्तकर्ता होती है ना उसकी आय का अधिक हिस्सा जो है वो ब्याज चुकने में ही चला जाता है। मतलब जो अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं ना उसमें ब्याज ही इतना लिया जाता है कि उसके आधे से ज्यादा जो आय होती है वो ब्याज चुकाने में चली जाती है। तो इस वजह से भी जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं उन पे एक तरह ब्याज भी ज्यादा लिया जाता है, इस वजह से भी वो ज्यादा महंगे होते हैं। और आत्मनिर्भर जो समूह है उनमें बचत व ऋण संबंधी जो निर्णय है वो कौन लेता है, तो स्वयं सहायता का जो समूह होता है उसके जो सदस्य होते हैं वही उसका निर्णय लेते हैं। ठीक है। और सिक्के के प्रयोग से पहले कौन सी वस्तु थी या मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, तो ज्यादातर जो अनाज हुआ करते थे उनको मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है। आगे देखते हैं कि जो भारत है उसमें औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करना क्यों आवश्यक है। मतलब जो औपचारिक है ना, अनौपचारिक से क्या होता है, लोगों का बहुत ज्यादा शोषण होता है और जिससे क्या होता है लोग ऋण को चुकाने में भी असफल हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो औपचारिक क्षेत्र है उनको बढ़ाने की जरूरत है भारत में, क्यों, हमें वो बताना है। तो जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं उनसे ऋण प्राप्ति आसान होती है। ठीक है। परंतु शोषण अधिक होता है। ऋण तो इजीली मिल जाता है अनौपचारिक क्षेत्रों से, जैसे दोस्त रिश्तेदार, परंतु उनपे ना शोषण अधिक होता है जब वसूली की टाइम आती है। और जो ब्याज की दरें होती है वो अनिश्चित होती है और उच्च होती है जो अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं वहां पर। तो इस वजह से भी औपचारिक क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है। और जो गरीब और अशिक्षित जो लोग होते हैं वो आसानी से ऋण जाल में भी फंस जाते हैं। ठीक है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो साहूकार है उस पर निर्भरता
कम करने के लिए भी हमें जो है वो बैंकों को या औपचारिक स्रोत से ऋण वितरित कराने की आवश्यकता है। और जो छोटे कर्जदार हैं उनको आसानी से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए भी, क्योंकि छोटे किसानों को जल्दी से ऋण नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो अनौपचारिक क्षेत्र में चले जाते हैं, तो उनको मिल पाए ऋण, इस वजह से भी औपचारिक ऋण जो है उसको विस्तृत करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ कारण थे जो ये कुछ पॉइंट्स है जो इस क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं। आप एग्जाम में एज इट इज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या कारण है कि जो बैंक है वो कुछ कर्जदारों को ही कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मतलब ऐसा कौन सी कंडीशन आ जाती है, कौन सी चीज है जिसकी वजह से जो सरकार है वो सबको या कुछ कुछ लोगों को ऋण देने में, कर्ज देने में तैयार नहीं होती है। तो वो है कि जो भारत के सभी लोग हैं वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक का ना होना। सबसे पहला रीजन यही कि सभी जो ग्रामीण इलाका होता है वो वहां पे हर जगह बैंक ही नहीं होता, और जो बैंक होता है वो कर्ज लेना, साहूकार से कर्ज लेने की अपेक्षा ज्यादा मुश्किल होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक से कर्ज लेना बहुत मुश्किल काम है, इससे अच्छा तो साहूकार से आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। और बैंक से कर्ज लेते वक्त क्या होता है, संपत्ति और जो तमाम किस्म के जो कागजात होते हैं उसकी जरूरत होती है, परंतु साहूकार कुछ नहीं चाहिए होता है साहूकार को, इसलिए भी। और जो गरीब परिवार है उसको बैंक जो है वो ऋण देती भी नहीं है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कुछ परिस्थितियों में जो बैंक है वो ऋण देने के लिए तैयार नहीं हो पाती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है उसकी क्या भूमिका निभाती है। कोई भी मुद्रा किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक जो होती है, उसमें क्या रोल निभाती है जो मुद्रा, हमें वो बताना है। तो देश की अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है वो मुख्य भूमिका निभाती है। मानव के प्रत्येक कार्य में जो धन का उपयोग किया जाता है, हर एक कार्य में जो मानव का कार्य है उसमें धन का उपयोग किया ही जाता है, ठीक है। और मुद्रा के बिना जो लेन देन है उसको भी करना एकदम मुश्किल है। और जो मूल्य की एक इकाई है, मुद्रा जो है वो एक मूल्य की एक इकाई होती है, ठीक है। और अस्थगित भुगतानों का एक मानक है ये, एक तरह से मुद्रा जो है। और मूल्य का संचय और संग्राहक भी, मूल्य को संचय करना और संग्राहक भी जो है मुद्रा है, ठीक है। तो ये जो भूमिका है हमारे किसी भी देश की इकोनॉमी में मुद्रा की, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है इसकी कोई 3 सीमाएं बतानी है हमें। जो वस्तु विनिमय प्रणाली जो मुद्रा के आने के बाद खत्म हो गई है, उस टाइम पे क्या-क्या समस्याएं होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, हमें वो बताना है। तो सबसे पहला कि जो वस्तु विनिमय है वो तभी संभव हो सकता है जब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो। मतलब अगर एक उस वस्तु को लेने के लिए तैयार है तो दूसरा उस वस्तु को बेचने के लिए भी तैयार हो, ठीक है। और सेम चीज और वही चीज एक दूसरे को चाहिए भी हो, तभी ये चीज जो है वो संभव हो पाती है, ठीक है। तो दोहरा संयोग का हो पाना ये बहुत मुश्किल होता था जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। और वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, धन या मूल्य के संचय में कठिनाई भी होती थी, ठीक है। और कुछ वस्तुएं जो होती हैं अविभाज्य होती है, जैसे जूता, तो उसको तो टुकड़ों में तो नहीं दे सकते ना, या उसको किलो के हिसाब से तो नहीं दे सकते, है ना। और अतः क्या होता है कि कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है, जिस वजह से भी वस्तु विनिमय प्रणाली में मुश्किलें आती थी। और वस्तुओं का जो भंडार है वो लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे अनाज भी होते हैं जिनका भंडार लंबे समय तक नहीं कर सकते, तो उस वजह से भी उनका उपयोग नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो वस्तु विनिमय प्रणाली के समय आती थी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।